हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक, सिविल स्टाफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी इस आईएएस अतुल्य प्रोग्राम के अंदर हमारी 5वीं क्लास है और हमारा डे 5 है आज। इसमें हम ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम ये जो हमारा 60 डे प्रोग्राम है, इसके अंदर हम आपके साथ GS1, GS2, GS3, GS4 चारों ही जो एग्जाम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के अंदर लिए जाते हैं, उनके लिए हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। और हम यहां पर करते क्या हैं, 10 questions a day a teacher will help you solving these questions, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए था और किस तरीके से जो है आप अपने आंसर्स को मॉडल कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस लास्ट में हर टीचर आपको प्रैक्टिस के लिए देगा। जैसे हमारे 4 सेशंस अभी तक हो चुके हैं हिस्ट्री पे, और आज हमारा ये 5वां सेशन है। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, गांधीयन थॉट्स एंड कल्चर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस सेशन की। और एक चीज और बता दूं मैं आपको शुरू करने से पहले कि आप चाहें तो जो लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो ऑफलाइन टेस्ट सेंटर्स हैं चंडीगढ़ और शिमला, दोनों ही सेंटर्स पर आकर उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उन्हें हमारे पास सबमिट करा सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपको उसके रिगार्डिंग फीडबैक दे सके, आपको इनपुट दे सके, ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर पाए। और साथ ही में हम आपको एक लास्ट में हम ईमेल आईडी देंगे इस लेक्चर के एंड में, उस ईमेल आईडी पर भी आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम वहां भी आपको फीडबैक देगी एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीबडी टू अवेल। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो कहीं से भी देख रहा है, वो इस कोर्स में खासतौर पे बेसिकली ये जो हमारा अतुल्य प्रोग्राम है, इसमें जो है वो हमारे पोर्टल पे जाके एनरोल कर सकता है। उसको सारे सेशंस की पीडीएफ्स वहां पे मिल जाएंगी। साथ ही में ये सेशंस में हम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं और टीचर्स आपको उसके रिगार्डिंग फीडबैक भी देंगे। ठीक है, इससे आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय थ्रू अंत्योदय। ठीक है, अब देखो पहली चीज यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे इसका, तो पहले तो हमें यहाँ पे दो टर्म्स दिए हैं। देखिए आप एक चीज देखें यहाँ पर, देखिए थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय थ्रू अंत्योदय। अंत्योदय यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको प्रकाश डालना है, बेसिकली यू नीड टू थ्रो सम लाइट ऑन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय एंड अंत्योदय। ठीक है, अब 2 कॉन्सेप्ट हैं, पहले आपको बताना होगा सर्वोदय क्या है। सर्वोदय इज अचीविंग वेलफेयर। और देखो इसमें हम अगर सर्वोदय कहते हैं तो देखो इसमें सर्वोदय मीन्स राइज ऑफ ऑल, या एवरीबडी should get opportunities to rise in their life and get their livelihood as well as basic necessities fulfilled। तो वो क्या है, वो सर्वोदय है। अगर हर व्यक्ति का उत्थान होता है समाज में तो वो सर्वोदय कहलाता है। लेकिन उसमें ही एक चीज है अंत्योदय। अगर आखिरी व्यक्ति जो समाज में सबसे पिछड़ा जो है, जो आप ये कह लीजिए संसाधनों में जिसको सबसे आखिर में पूछा जाता है, आखिरी हक जिसको मिलता है, अगर उसका उदय होगा तो ऑब्वियसली है कि वो सर्वोदय ही कहलाएगा। ठीक है, तो गांधी जी का सर्वोदय का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि पहली चीज कि आप आखिरी व्यक्ति तक जो है वो अपने रिसोर्सेज संसाधनों को बचाए और उसके उदय का प्रयास करे, तो अपने आप ही सर्वोदय हो जाएगा। ठीक है, अचीविंग वेलफेयर ऑल थ्रू अंत्योदय। ठीक है, दूसरा मेजरिंग प्रोग्रेस बाय वीकेस्ट वेलफेयर। सिंपल वही कि आप किसी भी समाज को उतने ही अच्छे से उसकी परख कर सकते हैं कि जब उनका सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, उसका कितना उदय हुआ है, उससे आप उस समाज का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीकेस्ट जो है ना, अगर उसका वेलफेयर हम इंश्योर करेंगे, देन इट विल बी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी समाज को कि कितना वो जो है वो तरक्की कर रहा है। अपलिफ्टिंग द वीकेस्ट एज सोसाइटल फाउंडेशन। सिंपल, यही 3 चीजें बेसिकली अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है कि सबसे कमजोर, सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को आप संसाधन पहुंचाएंगे तो वही सही मायने में अंत्योदय और सर्वोदय होगा। तो यही हमने आपको यहाँ पर
बताया, और इसी तरीके से इन्हीं चीजों को क्लब करके आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब दूसरे टाइप का इंट्रोडक्शन कि देखो, बैलेंसिंग इंक्लूजन एंड प्रायोरिटाइजिंग इन डेवलपमेंट। ठीक है, अब सर्वोदय मींस इंक्लूसिव सोसाइटल प्रोग्रेस, मतलब जिसमें हर एक को जो है वो सोसाइटी में प्रोग्रेस के मौके मिले, तो वो सर्वोदय है। वह दूसरी तरफ एक अंत्योदय क्या है? अंत्योदय है कि जो सबसे पिछड़ा है समाज में, उसको पहले प्रायोरिटाइज करना और उसकी क्षमताओं को बढ़ाना, तो वो है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जब हम सबसे पिछड़े हुए की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, तो ये ओवरऑल सभी की क्षमताओं को प्रभावित करता है, ये माना जाता है, और इसी को आप अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मेन बॉडी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वोदय विद अंत्योदय, तो ये देख लेते हैं, तो ये क्या है। देखो, गांधी जी सर्वोदय एंड अंत्योदय प्रिंसिपल्स, आपको ये सारे पैरामीटर्स जो हैं इनको पॉइंट वाइज जो है वो डालना होगा। जैसे कि पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वोदय एंड अंत्योदय, उसमें सबसे पहले एथिकल फाउंडेशन। एथिकल फाउंडेशन में कि पहले क्या है, सर्वोदय शुड बी द मॉरल इंपेरेटिव ऑफ द सोसाइटी, कि हर किसी का विकास होना चाहिए। ठीक है, और ये मॉरल इंपेरेटिव होना चाहिए समाज का। दूसरा, अंत्योदय, इसके लिए हमें सोर्स बेसिस, बेसिकली हर वो चीजें करनी होंगी, वो संसाधन जो है वो लोगों तक पहुंचाने होंगे जिससे आखिरी व्यक्ति का भी उदय हो। ठीक है, तो ये इसका एथिकल फाउंडेशन है। प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देखें तो सर्वोदय मींस फोकस ऑन द मार्जिनलाइज्ड, कि सबसे पिछड़े और मार्जिनलाइज्ड को पर हमें जो है वो विचार रखना होगा और उनके भले के लिए जो है वो कार्य करने होंगे। दूसरी तरफ अंत्योदय डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, अंत्योदय के कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक कोर ग्रुप तक ही जो है वो रिसोर्सेज नहीं पहुंचाने, सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने। तो दिस शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, और क्रिटिक ऑफ सिस्टम्स, अगर हम ये देखें तो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बेसिकली ये कहता है कि कैपिटलिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, अगर कैपिटलिज्म होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से जो है कैपिटलिस्ट जो करता क्या है, समाज में दूसरों के संसाधनों को अपने लिए एकत्रित करता है। तो सोसाइटी शुड डिस्करेज कैपिटलिज्म और उसे कंडेम करते हुए शुड एनकरेज वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी इन द सोसाइटी, तो वो किया जाना चाहिए सर्वोदय के कॉन्सेप्ट के अनुसार। अंत्योदय, बेसिकली यहां पे गांधी जी का आइडिया आ जाता है ट्रस्टीशिप का, यानी कि वी कैन नॉट रिमूव कैपिटलिस्ट फ्रॉम द सोसाइटी एज होल, बट हम क्या कर सकते हैं कि कैपिटलिस्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल सकते हैं कि दे आर द ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल। इफ दे आर अर्निंग वेल्थ, तो उसमें से कुछ हिस्सा उनका सबसे पिछड़े और वो लोग जो उनके लिए काम करते हैं और उन पर आश्रित हैं, उनके लिए भी जो है उनके भी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है उनको रिसोर्सेज को चैनलाइज करना चाहिए, और यही ट्रस्टीशिप है। मतलब इफ a person has wealth, then he should distribute it amongst those who are dependent on him or who are working for him. ठीक है, चल, तो ये हो गया। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस। सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली खास तौर पे अगर हम इसे कहें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद सर्वोदय का एक कॉन्सेप्ट जो है वो उभर के आया, और ये जरूरत भी थी, बिकॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थे हमारी सोसाइटी में। तो दैट इज व्हाई पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में सर्वोदय वाज रिक्वायर्ड एज अ कॉन्सेप्ट। उसके अलावा अंत्योदय, अगर इसकी बात करें तो ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, खास तौर पे अंत्योदय नीड्स के सबसे मार्जिनलाइज्ड और सबसे वीकेस्ट सेक्शन शुड बी अपलिफ्टेड फर्स्ट, ताकि वो कम से कम इक्वल टर्म्स में आए बाकियों के साथ, उसके लिए। उसके अलावा फिलोसफिकल लेगेसी, सर्वोदय ह्यूमन राइट्स, बेसिकली अगर जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो आप समझिए सर्वोदय मतलब इक्वल राइट्स फॉर ऑल इन द सोसाइटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन द सोसाइटी। तो उस ये कहां है, इसका मतलब है कि वी आर गिविंग एवरी ह्यूमन बीइंग इक्वल वैल्यू इन द सोसाइटी, तो दैट इज व्हाई ह्यूमन राइट्स कम्स इन। ठीक है, नेक्स्ट इज काउंटर टू ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट है काउंटर टू ग्लोबलाइजेशन, जहां
अंत्योदय की हम जब बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट big companies, big corporates, but we are talking about the people working on grassroots. तो यहाँ पे हमें जो बेसिकली जो कंपनीज दुनिया भर में काम कर रही हैं और नेग्लेक्ट करती हैं अलग अलग जगहों पर रह रहे लोगों के सोशल वेलफेयर को, दिस शुड बी अवॉइडेड. बट the governments of every society and every country should take responsibility to uplift their people by giving them jobs and share in the resources. ठीक है, तो वो हमें करना होगा. तो यही आपको यहाँ आपको मेन बॉडी में लिखना था. तो आप इस तरीके से ये सारे आइडियाज जो है वो अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अब कंक्लूजन. पहला, बैलेंसिंग गांधीज विजन विद मॉडर्न चैलेंज. देखो, गांधीज विजन वाज इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस. मतलब वो चाहते थे कि इस तरीके से जो है वो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, दैट एवरीबडी शुड बेनिफिट इट फ्रॉम इट एंड शुड ग्रो इन द सोसाइटी एज होल. ठीक है, तो ये होना चाहिए. मतलब जो भी ऐसे प्रोग्राम सरकार चलाए जिसमें सभी का विकास हो और साथ में हो, ऐसी जो है वो गांधी जी की सोच थी. और साथ ही में करंट सिस्टम्स अगर हम उनकी बात करें, अगर ओवरऑल देखो क्योंकि जब हम बात करते कि इफ अंत्योदय एंड सर्वोदय कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग अप्लाइड इन आवर सोसाइटी, तो ये यहां पर ट्रू नहीं बैठता है. क्यों? क्योंकि अंत्योदय और सर्वोदय सिर्फ कागजों पर है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनइक्विटेबल सिस्टम चैलेंज है हमारे यहाँ पर. कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, कुछ लोगों के पास एक्सेस टू रिसोर्सेज भी नहीं है. तो इसी वजह से इनइक्विटेबल सिस्टम्स है. और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, खास तौर पे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ह्यूज लैंड थी या ह्यूज प्रॉपर्टीज थी. तो उस समय पर भारत सरकार ने उनकी लैंड को अक्वायर करना शुरू किया था. बट दे वेंट टू द कोर्ट एंड चैलेंज द गवर्नमेंट. और उसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार को उनकी जो लैंड एक्विजिशन जो वो कर रहे थे उससे पीछे हटना पड़ा. तो बेसिकली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है. एवरीबडी हैज राइट टू मेंटेन प्रॉपर्टी विच ही और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट हैज अर्न्ड फॉर हिम. तो इसी वजह से किसी से भी उसके राइट छीने नहीं जा सकते, नॉट इवन हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो वहीं पे बात आती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की वजह से जो है ये इंश्योर करना कि सर्वोदय एंड अंत्योदय इज नॉट पॉसिबल इन करंट सिनेरियो टू एन एक्सटेंट. ठीक है, बट बाय पॉलिसी फ्रेमवर्क इट कैन बी डन, बट इट विल टेक टाइम. तो इस तरीके का आप एक कंक्लूजन बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ट्रस्टीशिप पे बात की ही थी. आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें द कैपिटलिस्ट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम एंड हु आर वर्किंग फॉर हिम. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टीशिप पॉलिसी में लेनी ही होती है. ठीक है, तो बेसिकली गांधी जी चाहते थे कि दोज who are earning more they should take responsibility for others. ठीक है, तो ये उन्होंने कहा. And the context of present day debates on economic inequality, corporates responsibility and ethical capitalism. देखो यहाँ पे आपको ट्रस्टीशिप जो गांधी जी का आइडिया था उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे डिबेट्स ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि संसाधन सही तरीके से बटे नहीं हुए हैं, इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दूसरा, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां हम ये बात करते हैं कि कॉर्पोरेट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल वर्किंग फॉर देम और द एनवायरमेंट इन विच दे आर वर्किंग. तो उसके आसपास उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण का ख्याल रखें, जो लोग उन पर निर्भर हैं उनका ख्याल रखें. और साथ ही में एथिकल कैपिटलिज्म, यानी कि इफ कैपिटलिस्ट इज वर्किंग एंड अर्निंग मनी, then he or she should help others in growing and their upliftment. ठीक है, तो बेसिकली ये एथिकल कैपिटलिज्म है. अब हम इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरीके का होना चाहिए था.
कंपेयरिंग गांधीयन ट्रस्टीशिप थीम्स। पहली बात कि पहली चीज है हाउ टू टैकल वेल्थ गैप्स। ठीक है, तो वेल्थ गैप्स, some people have many resources, so much resources that they are making it double, triple and multiple times day by day, but many of them are such that they have not access to even basic necessities of the life। मतलब उनके पास जीवन चलाने के लिए सिर्फ जो बहुत सीमित संसाधन है, कुछ लोगों के पास तो सीमित संसाधन है, कुछ के पास तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो वेल्थ गैप्स बेसिकली उसको टैकल करना होगा सबसे पहले। अगर तो बेसिकली अगर ट्रस्टीशिप के आइडिया की बात कर रहे हैं तो ट्रस्टीशिप कैन डू वंडर्स, और इस जो प्रॉब्लम को वो टैकल कर सकते हैं। इफ अ कैपिटलिस्ट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पीपल डिपेंडेंट ऑन हिम और हु आर वर्किंग फॉर हिम और द एनवायरमेंट विच ही इज डीलिंग विद, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये वेल्थ गैप्स टैकल हो जाए। ठीक है, और इसके लिए करना क्या होगा कि मॉरल्स पर फोकस करना होगा। ईच कॉर्पोरेट शुड हैव सम मॉरल्स एंड एथिक्स इन इटसेल्फ, और उसी के सहारे वो बाकियों की लाइफ को जो है वो बेटर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। इफ द फोकस इज ऑन अर्निंग वेल्थ फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन नोबडी कैन ग्रो, नीदर द सोसाइटी नॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसी वजह से मॉरल ब्लूप्रिंट पे फोकस होना चाहिए। उसके अलावा चैलेंजिंग कैपिटलिज्म। अब एक चीज है कि ट्रस्टीशिप का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार दूसरा ऑप्शन है कि पहला तो आप उनको मॉरली इस तरीके से आप ये करें कि भाई उनको इस तरीके से मोबिलाइज करें कि वो अपने आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। दूसरा तरीका है कि कैपिटलिस्ट जो हैं उनसे उनकी वेल्थ छीन के सर गवर्नमेंट जो है शुड टेक द रिसोर्सेज। बट ये वाला जो सिस्टम है ना, ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं लोगों के उसके आड़े आने लग जाएगा। ठीक है, और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं कि एथिकल फाउंडेशन पर जो है वो जोर देने की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो किए जा सकते हैं फॉर गांधीयन ट्रस्टीशिप थीम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बैलेंसिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी विद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब देखो पहली चीज, एक चीज होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर कॉर्पोरेट, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी पर फोकस होता है कि भाई आर्थिक हालात सुधरे। दूसरी तरफ पीपल आल्सो फोकस ऑन इंडिविजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो ये एक जो है वो लोगों का नजरिया रहता है। बट ये भी बात है दूसरी तरफ कि अगर ट्रस्टीशिप की जो गांधीयन आइडिया है, अगर इसको सही तरीके से निभाया जाना है तो फिर क्या किया जाना चाहिए, सोसाइटल वेलफेयर पे एम्फेसिस होना चाहिए, और एथिकल कंसिडरेशंस होनी चाहिए कि आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैन और अ कैपिटलिस्ट, तो आपको करना क्या होगा कि आपको कुछ कंसिडरेशंस लेनी होंगी, तो वो आपको करना ही होगा इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, अब मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे? देखो मेन बॉडी के अंदर कि पहले तो गांधीयन ट्रस्टीशिप वेल्थ मैनेज्ड फॉर सोसाइटीज बेनिफिट। तो गांधी जी की ट्रस्टीशिप का आइडिया क्या है कि इफ अ पर्सन हैज वेल्थ, इट इज मैनेज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज होल। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या है, वही बात जो मैंने अभी कही थी, द पीपल वर्किंग फॉर यू, द पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, और द एनवायरमेंट which you are degrading by doing your business, or you are giving any kind of harm, so you should give it back to them। तो उसके लिए हर स्टेक होल्डर जो आपके बिजनेस से किसी न किसी तरीके से प्रभावित है, तो उसके लिए आपको कार्य करना चाहिए और एथिकल ऑपरेशंस बनाने चाहिए ताकि एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म होना चाहिए। और नेक्स्ट इज, एक और चीज है ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर देखो क्योंकि एक चीज है यहां पर, हम आप देखें ना, ट्रस्टीशिप की रिलेवेंस मॉडर्न डिबेट्स में क्या है, तो हमने तीन चीजें ही बोली थी ना। ठीक है,
तो उसमें आप तीसरी चीज है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि corporate should take responsibility of their actions if they are doing any harm to environment, if they are doing any kind of damage to society, so they should make it up for them. ठीक है, nobody is stopping them, even government is giving them benefits, but they should give it back to the society and environment. So basically peripheral philanthropy and legal compliance, basically कि एक तो अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बेसिकली कुछ गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा कि अगर आप यू आर डैमेजिंग दिस मच टू द एनवायरनमेंट देन यू शुड मेक इट अप टू देम, और ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, देन इट शुड बी डन। एंड द कॉर्पोरेट शुड टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू डोनेट टू द सोसाइटी और टू डू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और टू डू वेलफेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। वो सब उनको खुद से जो है वो लेनी होगी, जिससे कि वो ज्यादा जितना वो लॉस सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट को कर रहे हैं उतना ही वो मेकअप भी करें। ठीक है, तो ये यहां पे आ जाती है बात। ठीक है, तो ये आप मेन बॉडी में लिख सकते हैं। अब कंक्लूजन में बैलेंसिंग एथिकल फाउंडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन, फिर वही बात कि आपका होना क्या चाहिए कि पहली बात कि कॉर्पोरेट शुड टेक जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी इन एक्शंस का आधार जो है वो एथिकल और मॉरल होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये एक चीज है यहां पर। और साथ ही में ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं बदलाव के लिए, ताकि ट्रस्टीशिप को इंश्योर किया जा सके। तो उसमें क्या है कि स्टीवर्डशिप फॉर वेलबींग, मतलब कोशिश की जानी चाहिए कि हर तरीके की सुविधा जो है वो स्टेक होल्डर्स को दी जाए। साथ ही में रीथिंकिंग ऑफ ओनरशिप, if ownership is closed in few hands then it should be passed on to others also, and चाहे उनको छोटा स्टेक दिया जाए but they should be given stakes in the corporate sector or the company or anything। तो ये होना चाहिए, ownership should be transferred to the people। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर ये कहते हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो then he should divide his assets into his employees, those who are working for him and for the growth of his company or his valued assets। तो उसकी वजह से तो करना क्या होगा कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ ओनरशिप राइट्स जो है उनको रीथिंक किया जाना चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक करेक्टिव मेजर है। नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम ओनरशिप टू स्टीवर्डशिप फॉर एथिकल कैपिटलिज्म, वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। मतलब मैंने वही चीज कही कि पहली चीज कि ओनरशिप कल्चर को जो है वो डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, और इंडिविजुअल इकोनॉमिक गेन्स जो है उससे दूर हटकर क्या करना चाहिए कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड द फोकस शुड बी ऑन यूनिवर्सल वेलबींग। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ये एक और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन जो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल इंटरवेंशन। अब ये देखो, सच एज सेडिशन ट्रायल्स ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स, एग्जाम्पल तिलक 1908 एंड रिप्रेसिव प्रेस लॉज इन कॉम्प्लिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कोहेशन एंड स्ट्रेटेजिक यूनिटी ऑफ अर्ली इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब ये सवाल है कि असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल इंटरवेंशंस सच एज सेडिशन। देखो एक चीज यहां पे क्या है, सेडिशन ट्रायल, सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चीजें की इन ब्रिटिश एरा, जैसे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या बहुत सारी केसेस में, खास तौर पे जैसे बाल गंगाधर तिलक और उनके कई साथी एडिटर्स पर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के ऊपर क्या किया गया था, उनके ऊपर सेडिशन ट्रायल्स चलाए गए थे। ठीक है, और उसके बाद रिप्रेसिव लॉज इंपोज किए गए, जैसे न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1910। ठीक है, और उसके अलावा इस पीरियड में क्रिमिनल लॉ को भी अमेंड कर दिया गया था, और सेडिशन की जो डेफिनेशन है उसको ही बदल दिया गया था। ठीक है, ये सब जो भी किया गया था, तो इसने क्या किया कि जो स्ट्रैटेजिक यूनिटी थी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर जो लोगों की,
उसको कहीं हद तक तोड़ दिया था, बिकॉज बाय पुटिंग केसेस और ट्रायल्स ऑन अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स दे कन्विक्टेड मेनी ऑफ देम एंड पुट देम इन द जेल। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक जो शायद जो प्रोसेस चल रहा था कांग्रेस का, अर्ली कांग्रेस लीडर्स जो उनका प्रोसेस चल रहा था वो हैम्पर हो गया और वो उस तरीके से काम नहीं कर पाया जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। यानी कि सीधी सी बात ये है, ये यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो एक तो अपने कोर्ट्स के जरिए और अपने कानूनों के जरिए जो पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से जिस पाथ पर हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस रास्ते से भटक गई है। कहने की कोशिश ये है, सिंपल सी बात है कि कांग्रेस आफ्टर 1907 जब एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट स्प्लिट हुआ तो बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स जो एक्सट्रीमिस्ट विचार रखते थे, जब उनको जेलों में डाल दिया गया तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची कि दोबारा से मिलकर कांग्रेस लीडर्स काम कर पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर इन जेल। ठीक है, तो इस समय में क्या होता है, तो इस समय पर फिर ये अब यहां पे हमें ये बताना है कि ये जो जुडिशियल इंटरवेंशन और जो ट्रायल्स नेशनलिस्ट लीडर्स और रिप्रेसिव लॉज जो लगाए गए थे उसने कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को खराब किया और साथ ही कैसे स्ट्रेटेजिक यूनिटी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की थी उसको भी तोड़ा। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहली बात, फ्रैक्चर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब सिंपल है कि इसने क्या किया कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसको फ्रैक्चर कर दिया। आपने जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के, जो लीडर्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने उनको उठाया और जेलों में डाल दिया। तो दिस फ्रैक्चर्ड द नेशनल मूवमेंट एज होल। ठीक है, तो ये पहली चीज। दूसरा, सेडिशन लॉ जो लगाए गए, इससे क्या किया कि पनिशमेंट जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से दी गई। और बेसिकली सिंपली क्या था कि जैसे सेडिशन लॉज में जो बदलाव किए गए थे, जिसका मतलब ये था कि पहली बात कि जो चीजें क्राइम के दायरे में नहीं आती थी उनको क्राइम के दायरे में ले आए, और दोज हु कुड हैव इजीली एस्केप्ड द क्लचेस ऑफ द लॉ दे वर ट्रैप्ड इनटू इट। मतलब वो लोग जो आसानी से कानून से बच के निकल सकते थे वो उसमें फंस गए। ठीक है, और नेक्स्ट, प्रेस रेगुलेशंस। प्रेस इससे पहले, प्रेस इन इंडिया ब्रिटिश वाज प्रैक्टिसिंग फ्री प्रेस, पर यहां पर बहुत रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए गए और प्रेस जिसको एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स तिलक एंड देयर allies were using as tool, but वो उसे यूज नहीं कर पाए फिर उसके बाद। ठीक है, तो प्रेस रेगुलेशन ने हार्शली इंफॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर दिया और लोगों में जो चीजें पहुंचाई जा सकती थी न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो भी कंट्रोल कर दिया, और दिस ओवरऑल वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब जो है आप चीजें अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और कंक्लूजन अगर आप बताएं तो, डिवाइडेड नेशनलिस्ट। ऑब्वियसली आफ्टर सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, congressmen were divided, but by suppressing them and putting new laws, जो repressive laws थे उसके जरिए और ज्यादा डिवाइड क्रिएट कर दिया। मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर पुट इन जेल। नतीजा था देयर इज नो वे टू कम बैक फॉर अ कोलिशन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो वो कोई बचा ही नहीं। फैक्शंस जो थे उनकी कंफ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज थी और उसकी वजह से जो उनके बीच में वापस से आने का भी कोई मतलब नहीं था। और ऊपर से दूसरा एक चीज क्या हो गई कि जो सरकार के जो मेजर्स थे उसने उनको क्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, और अब बाकियों ने भी उनसे दूरी बना ली कि दे आर क्रिमिनल, सो वी शुड स्टे अलूफ फ्रॉम देम। तो वो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। तो रिप्रेसिव ट्रायल्स, ब्रिटिश टारगेट की फिगर्स, जो इंपॉर्टेंट की लीडर्स थे उनको टारगेट किया गया इसके दौरान। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एंड हिज अलाइज। ठीक है, और साथ ही प्रेस, वही चीज, प्रेस की फ्रीडम को पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जैसे 1908 प्रेस एक्ट एंड 1910 इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट, उसके जरिए। और फाइनली तो होता क्या है कि ऑल्दो, अगर आप इसका एक पहलू तो ये है कि फॉर द टाइम बीइंग द पीरियड बिटवीन 1908 टू 1915 कांग्रेस वाज डिवाइडेड, बट आफ्टर दैट इन लॉन्गर रन we can see that all these measures which were taken by British government, they resulted in uniting these factions.
लेटर ऑन, ठीक है। उस समय तो वो तोड़ दिए गए और उनको समझ में भी नहीं आया, बट लेटर ऑन दे जॉइन हैंड्स विद ईच अदर। 1916 लखनऊ पैक्ट, और उसके बाद वो यूनिटी इस तरीके से बनी कि आगे इवन मुस्लिम लीग ऑल्सो स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद कांग्रेस, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसकी वजह से आगे यूनिफिकेशन भी अचीव हुआ, ठीक है, उन रिप्रेसिव लॉज की वजह से और उन जुडिशियल एनैक्टमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब जुडिशियल इंटरवेंशन एंड नेशनल डिसरप्शन, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लीडरशिप टारगेटिंग, लीडर्स वर टारगेटेड बाय मेकिंग न्यू लॉज एंड सच लॉज दैट, जिसकी वजह से जो मैंने कहा था ना कि जो नॉर्मली इफ द एक्टिविटी इज नॉट अंडर द रेडार देन दे शुड कम अंडर द रेडार, इस तरीके से लॉज को बदल दिया गया था। तो इसी वजह से उन लीडर्स को टारगेट करके लॉज को चेंज किया गया था जो ऐसी चीजें कर रहे थे जो ब्रिटिश वर नॉट लाइकिंग दी दोज थिंग्स। तो इसी वजह से लीडरशिप को टारगेट किया गया, ठीक है, ताकि ये जो पूरा मूवमेंट है इसमें लोग डिमोरलाइज हो जाए और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, वो उनकी टूट जाए, ठीक है। उसके अलावा ओपन प्रोटेस्ट कर्टेलमेंट, जो ओपन प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रोकने की पूरे प्रयास हुए, चाहे प्रेस के जरिए, चाहे पब्लिक जो स्पीकिंग करते थे जो भी लोग, उनको भी रोक दिया गया, ठीक है, उनकी वॉइसेस को मजल कर दिया गया। साथ ही डिफरेंशियल टारगेटिंग, ठीक है, एक चीज है यहां पर डिफरेंशियल टारगेटिंग के खास तौर पे, क्योंकि ये ब्रिटिश न्यू दैट देयर इज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन पीपल, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को उन्होंने टारगेट किया और उनको क्रिमिनलाइज कर दिया, और इससे क्या किया कि दूसरों को ये लगा कि वी आर राइट, दे वर रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे आर इन जेल, और इसकी वजह से डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। तो डिफरेंशियल टारगेटिंग उन्होंने की। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन सप्रेशन, न्यूज़पेपर्स और दूसरे जो भी मोड्स थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के उन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया था। नतीजा था कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, खास तौर पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, दे वर नॉट एबल टू डिफाइन इट टू अदर पीपल, ठीक है। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा गैप बन गया, ठीक है। यही सब चीजें इस मॉडल आंसर में भी आपको मिल जाएंगे। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में सिंपल, ब्रिटिश रिप्रेशन फ्रेगमेंटेड अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिंपल के ब्रिटिश रिप्रेशन ने क्या किया, डिफरेंशियल टारगेटिंग की वजह से ओनली एक्सट्रीमिस्ट वर टारगेटेड, और सेडिशन ट्रायल्स एंड प्रेस लॉज, बेसिकली जो ज्यादातर उनके ऊपर साजिश के मुकदमे चलाए गए, और प्रेस लॉज को इस तरीके से मोल्ड किया गया जिसकी वजह से दोज पीपल हु आर हैविंग देयर ओन न्यूज़पेपर्स, और उन्होंने अगर कुछ भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा है तो दे शुड कम अंडर द रेडार ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे शुड बी बैंड विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। तो ये उसके अंदर लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड। देखो, कम्युनल अवार्ड इंसिडेंट 1932 का है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड यहां बता देता हूं जो आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हो। देखो, कम्युनल अवार्ड 1932, उस इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड 1932 एंड सब्सिक्वेंट पूना पैक्ट। इसके बाद पूना पैक्ट भी हुआ था, उसके भी इंपैक्ट को आपने इवैल्यूएट करना है ऑन द लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स एंड चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी विद इन द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। देखो, पहली बात, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बॉयकॉट करती हैं, बट एज गांधी इरविन पैक्ट केम इन, और उसके बाद गांधी जी agreed to join second round table conference, then he went on to join the second round table conference in London in 1931. बट वहां पर क्या हुआ कि वहां पर ब्रिटिश हैड सम अदर प्लान्स। अब एक तो गवर्नमेंट वाज चेंज्ड इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटेन। हुआ क्या था कि वहां पर रामसे मैकडोनाल्ड की जो गवर्नमेंट थी वो अब मेजॉरिटी उसके पास थी नहीं, और उनको कंजर्वेटिव पार्टी से सपोर्ट लेना पड़ा था, ठीक है, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ हम बात कर ले इंडिया में, लॉर्ड इरविन हु प्रॉमिस्ड दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो हटा दिए गए थे और उनकी जगह जो है वो दूसरे वॉइस रॉय लॉर्ड विलिंगडन को भेज दिया गया था।
ठीक है, तो इरविन वाज नॉट देयर इन इंडिया एंड आल्सो रामसे मैकडोनाल्ड वाज नॉट दैट पावरफुल नाउ. ही वाज स्टिल प्राइम मिनिस्टर बट हिज कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी. ठीक है, तो और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि every community should decide that what amount of reservation they should get, and all the communities of India and all the leaders of India which are present in the second round table conference, they should decide that what should be the percentage of reservation each community should get. तो वो उनको खुद decide करना था. If they are not able to decide, then British government will decide what percentage should be given to each section of the society or every community. Then it will be decided by British government itself. If you are not able to come on consensus, आप कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं आ पाते, आप खुद से समझौता करके ये नहीं बता पाते कि किसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो फिर आखिर में हम बता देंगे कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए. ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था. ठीक है, तो ये और आखिर में सरकार ने कह दिया कि यू हैव नॉट कम ऑन एनी कंसेंसस, सो we will decide from our own and we will tell you what will be the percentage division of reservation. So finally communal awards were declared in August 1932. 1931 के एंड में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई. 1932 के मिड में अगस्त में कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किए गए और मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज वर अवॉर्डेड रिजर्वेशन एंड इवन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. ठीक है, many communities didn't even demanded separate electorate, but they were given separate electorate as well as the reservation. ठीक है, तो ये कम्युनल अवार्ड में हुआ था. But with this communal award declaration by Prime Minister Ramsay MacDonald, a problem arises. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि उस समय पर डिप्रेस्ड क्लास को एक सेपरेट एंटाइटी मानकर उसको एक बड़ा रिजर्वेशन के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था. एंड सेपरेट इलेक्टोरेट मींस दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट डिवाइड बिटवीन हिंदू सोसाइटी इन विच elite classes or the upper castes of the society will be separated from the lower caste of the society. तो ये यहां पर बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी जो है वो पैदा हो गई थी और गांधी जी बहुत जल्दी उसको समझ गए और गांधी जी ने इसका विरोध किया. कांग्रेस डिसाइडेड टू नॉट इंटरवीन इन दिस मैटर और कांग्रेस इसमें चुप रही, एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा करती है. बट गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़ के ये बोला कि दिस इज रॉन्ग, दिस विल लेड टू अ डिवाइड इन हिंदू सोसाइटी. तो इसी वजह से गांधी जी ने उसका विरोध किया और नतीजा था कि उन्होंने जेल से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी और वहां पर फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो दलित लीडर या डिप्रेस्ड क्लास लीडर थे वो वहां आते हैं और उनसे बात करते हैं. फाइनली एक समझौता होता है, पूना पैक्ट. ठीक है, पर आपको ना कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट का क्या लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी, बेसिकली आप इंपैक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स. तो क्या असर है आज की कास्ट पॉलिटिक्स पर, ठीक है, और क्या वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी जो है को चैलेंज मिला विद इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल. ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब तक कॉलोनियल पीरियड था भारत में तब तक क्या परेशानियां हुई कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट की वजह से जातिगत व्यवस्था में और क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, तो वो देखते हैं. पहली बात, यहां पे पहला इंट्रोडक्शन, इसमें फ्रेगमेंटेड इंडियन यूनिटी. कम्युनल अवार्ड ने कास्ट बेस्ड डिवीजन को बढ़ा दिया, फर्स्ट थिंग. सेकंड, कम्युनल अवार्ड आल्सो प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स. नतीजा था कि इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई और कहा दिस विल क्रिएट अ डिवाइड इन हिंदू सोसाइटी. ठीक है, और फाइनली द पूना पैक्ट केम आउट जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस जो हैं वो तो चलेंगी बट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. यानी कि जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम होगा जिसमें रिजर्वेशन तो ज्यादा दे दिया जाएगा डिप्रेस क्लास को बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं. ठीक है, और फाइनली इट रीशेड पॉलिटिकल लैंडस्केप. तो यहां से क्योंकि रिजर्वेशन जो था वो बढ़ा दिया गया डिप्रेस क्लास के लिए, तो जो कास्ट आइडेंटिटी थी,
कास्ट आइडेंटिटी को पॉलिटिसाइज किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि खास तौर पे जो आप ये कह सकते हैं एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के दौरान कि ब्रिटिश चाहते थे कि एक डिवाइड क्रिएट किया जाए और कोई भी सॉल्यूशन जो है वो कम्युनिटीज के बीच में ना हो। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो देन वी कैन स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इन इंडिया, बिकॉज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट तब तक पॉसिबल नहीं होगा। तो यही सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में ये जो इवेंट है कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, बोथ ऑफ देम एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो डिवाइड क्रिएट कर ही दिया गया, चाहे ऑल दो डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी टू रिवर्स द इंपैक्ट्स ऑफ इट। ठीक है, तो उसके बाद भी नेक्स्ट सेकेंड इंट्रोडक्शन, कास्ट एम्पावरमेंट टर्निंग पॉइंट। अब ये कह सकते हैं कि इससे पहले कास्ट एम्पावरमेंट के लिए ऑल्दो there were not much efforts by British government either, not by Indian society as whole, but इसने क्या किया, restricted political representation, caste empowerment turning point। जो पहले क्या था कि दलित खास तौर पे जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए बिल्कुल ही लिमिटेड मौके थे या ना के बराबर ही मौके थे, कहीं पर भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं था। बट कम्युनल अवार्ड ने नॉट दिस अवार्ड गेव आप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बट ऑल्सो सेपरेट इलेक्टोरेट वाज प्रपोज्ड। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जिसके खिलाफ गांधी जी थे। गांधी जी एक्सेप्टेड दैट रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द डिप्रेस्ड क्लास बट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब सीधा है द कम्युनिटीज विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स और वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और पूना पैक्ट तो गांधी जी ने शायद ये इसलिए कहा था, मैं आपको बता भी देता हूं, आप समझे कि मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और कैंडिडेट सारे उसी कम्युनिटी से होंगे जब भी इलेक्शन होगा, एंड ओनली द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी हैज द राइट टू वोट देयर। तो मतलब उसी कम्युनिटी के लोगों को वोट देने का अधिकार है। अजीब सी बात नहीं होगी? तो इसका मतलब ये है कि दोज पीपल हु हैज नो राइट टू वोट देयर दे विल मूव आउट फ्रॉम दिस रीजन एंड दोज पीपल हु हैव राइट टू वोट दे विल कम इन दिस रीजन। मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इस रीजन में आ जाएंगे, बाकी मूव आउट कर जाएंगे और इसी तरीके से कम्युनिटीज डिफरेंट रीजन्स में लोकेट हो जाएंगी। आसान है फिर तो। इसका मतलब क्या है, रीजन्स विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो इसकी वजह से वो रीजन्स डिवाइड हो जाएंगे एंड इजी टू मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूना पैक्ट में यहां पर समझौता हुआ कि रिजर्व सीट्स रहेंगी एंड द सिस्टम अडॉप्टेड वाज जॉइंट इलेक्टोरेट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इसके बाद एक चीज हुई कि दलित्स वर एम्पावर्ड एंड दे वर गिवन मोर राइट्स। ठीक है, और दे वर गिवन रिप्रेजेंटेशन एट सर्टेन लेवल्स। तो ये हो पाया, ये आपको यहां पर बताना था। मेन बॉडी में फिर वही चीज, सेपरेट इलेक्टोरेट, डिवाइडेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिजर्व्ड सीट्स जो बनाई गई उसमें पूना पैक्ट ने ये कहा कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। ठीक है, और बट विद इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द दलित्स और डिप्रेस्ड क्लास। और नेक्स्ट वाज इट विल बेनिफिट दलित क्लास एंड इट विल एम्पावर देम। तो इससे वो एम्पावर होते हैं। और कास्ट डिविजन्स बेसिकली एक चीज है जो इससे पहले क्या था, इट वाज अज्यूम्ड दैट डिप्रेस्ड क्लास विल बी बेनिफिट बाय दिस, बट उससे वो ज्यादा हुआ नहीं। जो कास्ट जो इश्यूज थे वो उसके बाद उससे बढ़े ही। ठीक है, इवन कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो भी ज्यादा बढ़ गई इसकी वजह से। ठीक है, और टेंशंस जो है वो डिफरेंट कास्ट के बीच में वो भी बढ़ गई, बिकॉज सम पीपल वर हैविंग मोर राइट्स देन द अदर एंड others who were deprived of it because they were from elite classes or elite sections or upper caste, but they were not having resources, they were feeling cheated। तो इसी वजह से कास्ट डिविजन और जो टेंशन थी वो ज्यादा जो है वो बढ़ी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो थी इसने क्या किया कि कास्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया और दलित बेसिकली जो है दे फेल्ट मोर अटैक्ड आफ्टरवर्ड्स, कि ज्यादा अटैक्ड फील करने लगे कि भाई ये जो किया तो गया था एम्पावर करने के लिए, बट इससे तो एक नेगेटिव ही जो है वो चीज एनवायरनमेंट उभर के आया। ठीक है,
ठीक है, चलो तो एक ही कंक्लूजन इसमें बहुत है, वही सारी चीजें इसमें भी हैं नेक्स्ट में। ठीक है, चलो अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट। तो दलित एम्पावरमेंट एंड नेशनल कोहेशन, डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी, कम्युनल अवार्ड की वजह से इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड। पूना पैक्ट ट्राइड टू solve things and gave more representation to Dalits. But final outcome was what? Outcome was that Dalits were empowered, but Hindu society was divided. This is the outcome. ठीक है, तो ये था कि आई सिंपली अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो यही था कि चाहे दलित्स को राइट मिल गए, उनको रिजर्वेशन के अधिकार मिले, पर हिंदू सोसाइटी इसके बाद डिवाइड हो गई, जो शायद ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो पूरा हो गया डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जामिन द की आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताना है कि व्हाट वर द की आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स। इनके आइडिया क्या थे, कंट्रीब्यूशन क्या थे इन सभी के, ब्रह्मो समाज के, आर्य समाज के और प्रार्थना समाज के। भारतीय समाज को इन्होंने 19वीं शताब्दी में किस तरीके से बदला, क्या क्या विचार इन्होंने रखे और क्या इनकी कंट्रीब्यूशन थे। ठीक है, वही आपको बताना है। ठीक है, सिंपल। बिफोर दिस समाज अपीयर्ड ऑन द स्टेज देयर वाज स्टैग्नेंट सोसाइटी। मतलब या आप कह सकते हैं कि उस समाज में जो है बहुत आप इस तरीके का था कि विमेन वर नॉट गेटिंग द राइट्स, डिप्रेस्ड क्लास वाज नॉट गेटिंग द राइट्स। ठीक है, और अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था। तो सोसाइटी कहीं भी आगे नहीं जा रही थी। ठीक है, बट दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स और ये समाज, इन्होंने चैलेंज किए सोसाइटल नॉर्म्स को, इन्होंने इक्वालिटी की बात की, चाहे वो कास्ट बेस्ड इक्वालिटी हो, चाहे जेंडर इक्वालिटी हो। ठीक है, तो वो सब उन्होंने जो है वो रिग्रेसिव कस्टम्स को उन्होंने गलत बताया और उनको चैलेंज करना शुरू किया। ठीक है, और यहां पर एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन स्टार्टेड रिवाइविंग। जहां पहले सिर्फ कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर फोकस किया जाता था, अब यहां पर एथिकल कंपोनेंट जो है वो उभर के आना शुरू हो गया। खास तौर पे गो बैक टू वेदास, जो जैसे नारे जो दिए गए, इसका मतलब ये था, आर्य समाज ने गो बैक टू वेदास का इसका मतलब ये था कि भाई जो उसमें लिखी हुई बातें हैं जस्ट स्टिक टू दैट। उसके बाद जो भी चीजें हैं दे आर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, जो समय के साथ आई हैं और वो वापस से ट्रू कोर वैल्यूज पर जाकर ही सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एथिकल रिलीजन रिवाइवल शुरू हुआ। ठीक है, और ओवरऑल जो बड़ा इंपैक्ट था इन समाज का, चाहे ब्रह्मो समाज हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज के, दे मॉडर्नाइज द सोसाइटी इन अ वे। ठीक है, और सोचने के नजरिए को बदल के रख दिया, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत शायद इन्हीं समाजों की वजह से हुई। ठीक है, नेक्स्ट, अब दूसरा इंट्रोडक्शन। अनरिफॉर्म्ड हिंदुइज्म था जिसमें कोई बदलाव नहीं थे, बहुत सारे सोशल लेबल थे, क्रिटिसिज्म्स थे। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जब आया तो उसने एजुकेशन प्रोवाइड की लोगों को। ठीक है, और किस तरीके से दूसरे धर्म के लोग काम करते हैं, मिशनरी एक्सपोजर भी हुआ। और सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज के लोग ये जब उभरे तो इन्होंने नए आइडियाज जो हैं उनके जरिए सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश की। ओवरऑल इन्होंने क्या किया, लॉजिक पर ज्यादा जोर देने की बात की, मोरालिटी और एथिक्स पर, और साथ ही फाइनली हिंदुइज्म गॉट रिफॉर्म्ड ड्यू टू दीज समाज। ठीक है, तो एक बड़ा बदलाव इनकी वजह से हुआ और सोसाइटी बिकेम मॉडर्नाइज्ड। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट, की आइडियाज एंड ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन। उनके मेन आइडियाज क्या थे और क्या ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्रीब्यूशन किए। पहला, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने में सफल रहे कि आवर रूट्स एंड और आवर आइडेंटिटी इज स्ट्रॉन्ग एंड आवर कल्चर इज इवन स्ट्रॉन्गर। तो वो लोगों को बताने में सफल हुए। इंडियन हेरिटेज और उसकी जो ग्रैंड्योर था वो लोगों को बताने में सफल रहे, और ये बताया कि इवन आवर बेसिक टेक्स्ट वेदास आर नॉट करप्ट, दे गिव इक्वालिटी टू एवरीबॉडी। तो वो चीजें उन्होंने बताई, राष्ट्रवाद की भावना जगाई लोगों के अंदर। ठीक है, दूसरा, रिलीजियस रिफॉर्म, धर्म में और उसके परसेप्शन में बदलाव करने की कोशिश की ऑन द लाइंस ऑफ मॉडर्न आइडियाज। ठीक है, कि भाई
modern values should be adopted and societal progress should be the main motive. ठीक है, तो इसी वजह से धर्म में भी बदलाव आया. साथ ही सोसाइटल रिफॉर्म की बात कर लें हम तो कि समाज में depressed class should be given equality and they should be given chances to uplift themselves, and also females or women in the society should be given chances to grow in the society. तो वो social reforms जो है वो भी इन्होंने नए आइडियाज जो है वो दिए. ठीक है, और खास तौर पे उनके प्रैक्टिकली जो भी उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले उनको आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं. ठीक है, और दे इंट्रोड्यूस रैशनलिज्म एंड एजुकेशन. पहली बात, प्रार्थना समाज हो, आर्य समाज हो, इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए और एजुकेट किया लोगों को. एजुकेशन अपने आप ही आपको ऑर्थोडॉक्सी से दूर ले जाता है और आपको जो है वो लॉजिकली सोचने पर मजबूर कर देता है और उसमें आपको एनेबल भी बनाता है. तो दैट्स हाउ दे हेल्प द सोसाइटी बाय रैशनलिज्म एंड एजुकेशन. ठीक है, अब कंक्लूजन. These Samaj made the foundation of modern India. They promoted equality, they promoted logic, they promoted rationalism, so they modernized India in every way. Or finally, they proved to be catalyst for social change and the changes in the society. तो उसके लिए इन्होंने एक बड़े तेजी से काम किया. If they were not present, इतनी तेजी से शायद समाज बदलना पॉसिबल ही नहीं था. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज why did early revolutionary activities before 1919 fail to attract mass support despite their intensified nationalism? अब ये क्या कह रहा है, देखो कि जो अर्ली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ना बिफोर 1919, दे फेल टू अट्रैक्ट मास सपोर्ट डिस्पाइट देयर इंटेंस नेशनलिज्म. ये वैसे ना ऐसा एक सवाल हमने पीछे डिस्कस किया था. इसमें क्या है कि अर्ली, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कौन सी थी. अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप, बंगाल रेवोल्यूशनरीज. हुआ क्या, जैसे एग्जांपल चाहे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ट्राइड टू असैसिनेट ब्रिटिश जज. तो वो सब जो है वो सारी चीजें क्या है, ये अर्ली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी. बट दे वर इंडिविजुअल एफर्ट्स. प्रॉब्लम क्या थी, इंडिविजुअल एफर्ट्स थे वो, और उसके चलते दे वर टारगेटेड बाय ब्रिटिश as if they are terrorists and doing nothing for rest of the people. तो उनको इस तरीके से टारगेट किया गया कि वो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस इंडिविजुअल टेररिज्म जो है वो फैला रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, एंड दे आर किलिंग पीपल विदाउट एनी मोटिव. बिकॉज रीजन ये था कि अर्ली रेवोल्यूशनरीज वर नॉट एबल टू गिव एनी लॉजिक बिहाइंड व्हाट दे आर डूइंग. कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाए, कोई लॉजिक नहीं बता पाए. ठीक है, नतीजा, एंड दे वर नॉट एबल टू रीच मासेस. तीसरी चीज, वो मासेस तक भी नहीं पहुंच पाए. ठीक है, तो मासेस को बता नहीं पाए कि व्हाट आर आवर आइडियाज, व्हाई वी आर असैसिनेटिंग पीपल. ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बता पाए. और नतीजा ये था कि इंटेंस नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का भाव था उनके अंदर, फिर भी वो नहीं कर पाए. तो यही आपको बताना है क्यों नहीं कर पाए. सिंपल. अब मैंने क्योंकि पूरा आइडिया आपको बता दिया तो ये आप आराम से कर सकते हैं. देखो, रेवोल्यूशनरी करेज वाज देयर. अर्ली रेवोल्यूशनरीज हैड करेज. प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ट्राइड टू असैसिनेट ब्रिटिश जज. Although the attempt failed, पर फिर भी their heroic actions were there. ठीक है, but there was limited mass support because they were not able to prove their actions, why they are doing it, what objective they are trying to achieve. वो कुछ भी prove नहीं कर पाए. So this discontented the masses, and the British propaganda of proving them terrorists was always working. ठीक है, next, अब दूसरा इंट्रोडक्शन क्या बना सकते हैं, बैलेंसिंग रेवोल्यूशनरी डील विद मास एंगेजमेंट. ठीक है, वही चीज, द रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैड डीप सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड सैक्रिफाइस, बट स्टिल दे हैड लिमिटेड मास सपोर्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर एक्शन. वही चीज है, सिंपल. आप बस थोड़ा लैंग्वेज बदल के ये कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रीजंस फॉर लैक ऑफ मास सपोर्ट. क्यों थे, मतलब मास सपोर्ट क्यों नहीं था. ठीक है, पहली चीज, एलीट बेस. अब देखो, जो खास तौर पे एलीट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी थी, उनको कॉमन मासेस की प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती थी. दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर देयर फेसिंग. देयर इज क्राइसिस फॉर बेसिक नीड्स.
वो उनकी प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई एलिटिस्ट बेस की वजह से जो कॉमन लोगों की स्ट्रगल थी, वो खास तौर पे जो उस समय लीडर्स थे, अगर कांग्रेस की भी बात करूं मैं, तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स इन दैट एरा 1905 टू 1919, लीव गांधी जी असाइड, तो दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पीपल, ठीक है। गांधी जी को छोड़ दें जो 1915 में एक्टिव हो गए, तो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कॉमन मासेस, बट दे वर कंसर्न्ड अबाउट बिगर ग्रुप्स लाइक जमींदार्स और एडिटर यूनियंस, तो उनके कंसर्न थे, बाकियों के नहीं, ठीक है। नो एजेंडा, अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई एजेंडा ही नहीं था, दे वर नॉट एबल टू प्रूव व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, तो वो बता ही नहीं पा रहे थे रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। लिमिटेड अपील, ठीक है, क्योंकि दे हैड नो मास कॉन्टैक्ट विद पीपल, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि व्हाई दे आर डूइंग इट, कोई चाहे न्यूज़पेपर्स या किसी भी माध्यम से वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब लोगों को ये तो बताएं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो वो भी नहीं बता पाए, तो लिमिटेड अपील रह गई। सीक्रेट मेथड्स, अब जैसे असैसिनेशन अटेम्प्ट, ठीक है, तो ये जो सीक्रेट मेथड्स थे जो उन्होंने यूज किए विदाउट कंसल्टिंग पीपल और विदाउट बीइंग इन कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, दे वर नॉट enjoyed by the people, तो इसी वजह से वो सीक्रेट मेथड यूज करते थे। और जो रिप्रेसिव मेजर्स फिर ब्रिटिश के द्वारा यूज किए गए, हार्श मेजर्स, पनिश किया गया, इवन डेथ सेंटेंसेस दी गई, तो उसकी वजह से भी फिर ये जो है वो सफल नहीं हो सका। तो ऑब्वियसली तो ये वो रीजन थे जिसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और क्योंकि हार्श पनिशमेंट्स की वजह से बाकी सब लोग भी डिस्करेज हो जाते थे कि वी शुड नॉट डू दीज काइंड ऑफ एक्शंस, और क्योंकि वो कोई जस्टिफिकेशन उनका था ही नहीं। कंक्लूजन में सीक्रेटिव वायलेंस था विदाउट टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस के व्हाई वी आर डूइंग इट। अर्बन एलीट बेस एक रीजन था जिसकी वजह से अर्बन एलीट्स वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द एलीट प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम ऑफ जमींदार एंड एडिटर यूनियंस, नॉट अबाउट कॉमन पीपल्स प्रॉब्लम। दूसरा, हार्श रिप्रेशन जो अपनाया गया उसकी वजह से जो स्ट्रिक्ट जो सजाएं दी गई थी, दे टेरिफाइड अदर पीपल ऑल्सो, that why we should be hanged or we should be behind bars, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, क्यों जाएं जेल में। नेक्स्ट, मास कॉन्टैक्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। बाद के नेशनलिस्ट ने क्या अच्छा किया, लोगों से कॉन्टैक्ट किया, लोगों तक पहुंचाई अपनी बात, ठीक है। खासतौर पे भगत सिंह, जैसे भगत सिंह और उनके साथी जो थे बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका, बट they didn't run because they wanted to inform people of India that why are we doing this. They threw pamphlets and did every kind of thing जिससे वो लोगों को बता पाए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। Even they used courtroom trials, ठीक है, उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया अपनी बातों को बचाने के लिए। सोशो इकोनॉमिक एजेंडा, उन्होंने बताया कि पूरे के रीजन क्या है, कि ब्रिटिश हैज डिसरप्टेड आवर सोसाइटी, दे हैव डिसरप्टेड आवर इकोनॉमिक गेन्स जो हमें होते थे, उन्होंने हमारे सारे जो कमाई के साधन है वो बर्बाद कर दिए, वो लोगों को बताने में सफल रहे। और उसके बाद फिर डट के रिप्रेशन के सामने खड़े हो गए, क्योंकि दे वर गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, और वो बता रहे थे कि हम ये करेंगे ये करेंगे। इसकी वजह से लेटर नेशनलिस्ट वर मोर सक्सेसफुल इन गेनिंग मास अट्रैक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट question, examine how British land revenue system disrupt traditional village economies and social structure। अब सीधा है कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो उनकी टैक्स की पॉलिसी थी, जमीन पे जो कर लगाते थे वो, उसने कैसे ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमीज को बर्बाद कर दिया और सोशल स्ट्रक्चर्स को कैसे जो है वो बदल के रख दिया। तो यहां पर पहली बात, अब देखो, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू स्टेबिलिटी, स्कैटर्ड विलेज स्टेबिलिटी, पहली चीज कि जो वेल्थ एक्सट्रैक्शन हुई इंडिया एज होल, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि ग्रामीण जो हमारा यहाँ भारत में सिस्टम चलता था, जो सेल्फ सफिशिएंट था, वो डिसरप्ट हो गया, ठीक है। और रेवेन्यू सिस्टम, जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो लगाए गए, उसने बेसिकली तो ब्रिटिश जो वेल्थ थी उसको मैक्सिमाइज किया, एंड द प्रॉपर्टीज वर गेन्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ब्रिटिश ओनली, ठीक है। और दूसरा, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज, ठीक है। अब
यानी हुआ क्या, एक चीज बदल गई, क्योंकि सरकारी नौकरियां लोगों में नहीं रही, संसाधन जो थे ज्यादातर जो जैसे शहरी जो लोग थे खास तौर पे, आप उनको कह सकते हैं कि लोग शहरों में जाते थे, अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स वो जो हैं वो बेचते थे। और एक अर्बनाइट सोसाइटी थी, इसको आप समझे, देखो ओवरऑल कहने की कोशिश क्या है, अर्बनाइट सोसाइटी थी, people are living in villages but they go to cities to sell their products, handicraft product, other products which they are manufacturing। but british ने जैसे ही क्या किया कि अपने ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो बेटर थे वो कम प्राइसेस पे ऑफर किए, साथ ही में उन्होंने ये जो जो सिस्टम था उसको पूरा डिसरप्ट कर दिया, टैक्सेस जो इम्पोज किए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि फाइनली पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर विलेज एंड स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर ओनली, क्योंकि दूसरे जो मेथड थे वो तो पूरे खत्म ही हो गए ना, दूसरे हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिशनल अदर मेथड थे, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गए। तो इसका मतलब है सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज बन गई कि बस अपने जरूरत का बना ले उतना ही बहुत है, ये नहीं कि दे शुड गेन मोर बेनिफिट्स। और ऊपर से जो टैक्सेस थे खास तौर पे जो जमीन पे लगाए जाने वाले, उससे इतने ज्यादा उनका प्रेशर हो गया कि वो सिर्फ अपनी जरूरत का ही जो है वो अनाज उगा पा रहे थे, उससे प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे थे। क्योंकि अगर हम एक किसान की बात करें तो वो बहुत सारे जो है वो अनाज को उगा सकता है और बहुत ज्यादा लोगों को अपना अनाज बेच के जो है वो रिसोर्सेज अर्न कर सकता, बट वो नहीं हो रहा था क्योंकि हैवी टैक्सेशन था। तो देवर ओनली सेल्फ सफिशिएंट, अपनी जरूरत का ही निकाल पाते थे और नहीं, ठीक है, सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही होके रह गए। ठीक है, अब प्री कॉलोनियल विलेजेस कैसे थे, ट्रेडिशनल सोशल फैब्रिक था, लोग मिलजुल के रहते थे, कम्युनल राइट्स हुआ करते थे, लोगों के हक थे, और साथ ही दे यूज्ड टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड रिसोर्सेज, ये बहुत अच्छे से चलता था। बट ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम्स के आने से ओनरशिप वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ फ्यू, जमींदार एंड अदर सेक्शंस, और हाई फिक्स्ड कैश डिमांड्स, जो किसानों से हाई कैश डिमांड की जाने लगी, अपने रिसोर्सेज को यानी अपने अनाज को या अपने जो भी फसल उगाते हैं उसको बेच के उनको कैश में जो है वो टैक्स पेमेंट करने लगे, जिसकी वजह से दे एंजॉयड मिनिमम बेनिफिट्स, जिससे सिर्फ वो सेल्फ सफिशिएंट ही हो सकते थे बस। ठीक है, नेक्स्ट, डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ओवरऑल अगर इसको समझे तो विलेज आर्टिसंस डिस्ट्रॉय हो गए, जो वही मैंने जो बोला था हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरे अलग अलग चीजें जो बनाने वाले लोग थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। ठीक है, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो गई। आप ये कह लो कि पहले आत्मनिर्भरता थी, अगर आप खेती नहीं करते तो यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, यू कैन डू, यू कैन मेक हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड यू कैन सेल देम इन द मार्केट्स और यू कैन अर्न मनी, तो दैट वाज डिस्ट्रॉयड। राइज ऑफ मनी लेंडर्स, अब खास तौर पे जो मनी लेंडर्स थे जो ग्रामीण इलाकों में टैक्सेस को पे करने के लिए दे वर गिविंग हैवी लोन्स, और जिससे क्या हुआ कि विलेजेस में जो ओनरशिप थी जो किसानों के हाथ में, इफ दे हैव टू पे टैक्सेस रेगुलरली तो दे शुड बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर, और मनी लेंडर इतने हाई इंटरेस्ट पे वो मनी उनको देता था जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाता था। सो जो ओनरशिप ऑफ लैंड थी दे इट गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम विलेज पीपल टू मनी लेंडर्स, और उनके हाथ में चली गई सारी। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये एक ओनरशिप जो राइट है वो चेंज हो गया, जो अधिकार था जमीन पे जो किसान का था वो चला गया मनी लेंडर के हाथ में। ठीक है, तो विलेज कम्युनिटी अब बेसिकली जो पीजेंट हिमसेल्फ बिकेम अ वर्कर ओनली, क्योंकि वो दूसरे के खेत में काम कर रहा था, उसे वर्कर बन के रह गया, एंड लैंड ओनर कौन बन गया, वो बन गया मनी लेंडर। ठीक है, नेक्स्ट, विलेज कम्युनिटी इरोडेड लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो पहले क्या था, बिकॉज दे हैड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, तो सेल्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम जो है वो चलता था, बट वो खत्म हो गया क्योंकि लोकल जो विलेज इकोनॉमीज थी उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके बेटर तरीके से, सब चीजों को बेटर मैनेज कर सके, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिली। ठीक है, आप कंक्लूजन देखें, ओवरऑल द रूरल डिस्ट्रेस वाज फेल्ट बाय ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी, मतलब ग्रामीण जो परिप्रेक्ष्य था वो पूरे तरीके से बदल गया, और
हालात खराब से बदतर हो गए, ठीक है। तो डिसमेंटल्ड इकोनॉमीज, जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ इस चीज को कह रहे हैं कि जो पहले आत्मनिर्भरता थी कि खेती ना सही तो और दूसरे जो माध्यम थे उनके जरिए अपने लिए कमाई कर ली जाती थी, बट वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हैवी टैक्सेशन डिमांड की वजह से। किसान इतना उगा लेता था कि अपने लिए भी पूरा कर ले और अपनी दूसरी एडिशनल नीड्स को भी पूरा कर ले, बट दैट वाज डिसमेंटल्ड। उसके अलावा आर्टिसंस डिस्ट्रॉय हो गए, लोकल क्राफ्ट बिल्कुल डिक्लाइन हो गया क्योंकि ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स वर वेरी आप ये कह लो कि पॉकेट फ्रेंडली फॉर पीपल, एक चीज। दूसरा, दे वर इजीली अवेलेबल एंड दे वर मेड फ्रॉम मशीन्स, तो दे वर ड्यूरेबल आल्सो। तो ये भी एक चीज थी जिसकी वजह से आर्टिसंस डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और ऑब्वियसली दे हैड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बार मशीन ने अगर बेसिक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तो जल्दी ही वो बहुत कम समय में बहुत सारे प्रोडक्ट बना देगी, और जिससे कि जो ट्रेडिशनल मेथड से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे। तो इसी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी था उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए, लैंड ओनरशिप गॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है। और पावर जो लैंड ओनरशिप की वजह से थी, इट आल्सो वाज टर्मिनेटेड, ठीक है। इम्पॉवरिश्ड पीजेंट्स, हाई टैक्सेस जो थे इसकी वजह से ज्यादातर किसान गरीबी के जाल में पड़ गए, ठीक है। मतलब क्योंकि लोन्स लेते थे और फिर ओनरशिप भी गंवा बैठते थे, उसके बाद भी टैक्सेस का बर्डन खत्म नहीं होता, ठीक है। और एम्पावर्ड मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स अमीर से और ज्यादा अमीर होते गए क्योंकि ओनरशिप राइट्स उनके हाथ में आते चले गए। जो भी किसान जो अपने टैक्सेस सही तरीके से नहीं पे कर पा रहा तो वो मनी लेंडर से लोन लेगा और ओनरशिप राइट जो है वो उसकी वजह से उसके हाथ में आ जाएगा। दूसरा कंक्लूजन 2 देखें तो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया देयर वाज स्टेबल एग्रेरियन स्ट्रक्चर, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, बट जब हैवी कैश डिमांड्स इंपोज की गई इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उसकी वजह से प्रॉपर्टी राइट्स भी उन लोगों के हाथ से चले गए। और विलेज इंस्टीट्यूशंस जो बहुत अच्छे से काम करते थे क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं बचा, क्योंकि इफ पीपल हैव द मनी देन विलेज इंस्टीट्यूशंस हैव द मनी, तो वो भी नहीं बचा, तो जिसकी वजह से लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स जो है वो लूज हो गए और लोकल जो लेवल पे आप ये कह सकते हैं लॉलेसनेस भी इसकी वजह से आ गई, और इट फ्रैक्चर्ड रूरल सोसाइटी आल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assess the impact of colonial forest policies on tribal livelihoods in 19th century। कि colonial policies ने tribal livelihood पे कैसे असर डाला वो आपको बताना है, ठीक है। अभी हमने peasants पे कैसे डाला, अब देखेंगे tribal पे, ठीक है। Thriving tribal life, before the advent of British the tribal life was thriving। जैसे peasantry was in good condition before the arrival of British, also the tribal life was going very well, ठीक है। बट विद कॉलोनियल लॉज बीइंग इम्पोज्ड, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो जो राइट थे फॉरेस्ट गुड्स पे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे, दे वर नॉट हैविंग सच राइट्स नाउ। ट्राइबल पीपल, अब उनके पास वो सारे अधिकार नहीं थे। नतीजा था फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और इसने क्या किया कि जो आधार था ट्राइबल लाइफ का, जिन चीजों से उनकी जीवनी और उनकी दिनचर्या चलती थी, वो सब ही उनसे छीन लिया गया और ट्राइबल एग्जिस्टेंस को ही खतरा आ गया। उनसे उनकी लैंड, जो कॉमन शेयर्ड फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, वो सब छीन लिया गया और उनकी एग्जिस्टेंस पर ही खतरा मंडराने लगा, ठीक है। नेक्स्ट, colonial policies led to tribal dispossession and economic hardship। तो बेसिकली फॉरेस्ट रिजर्वेशन पॉलिसीज, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ये colonial policies थी। रिजल्ट क्या था, तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा हुआ और ट्रेडिशनल जो उनके अधिकार थे उनसे छिन गए, वही चीजें, ठीक है। मेन बॉडी में आप ये कहें, इसमें ना आप इसको ये इस तरीके से स्टेज वाइज जो है मेन बॉडी में डाल सकते हैं कि इन 1865 फॉरेस्ट एक्ट डिक्लेयर्स फॉरेस्ट स्टेट प्रॉपर्टी। मतलब फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 की थी उसने सभी फॉरेस्ट क्षेत्रों को, जो जंगली क्षेत्र थे, उन सबको सरकार की संपत्ति बता दिया, ठीक है। उसके बाद 1878 फॉरेस्ट एक्ट रिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एक्सेस टू फॉरेस्ट। मतलब जो ट्राइबल्स थे, जो जंगलों में रहते थे और वनों का उपयोग करते थे अपने संसाधनों के लिए, उनको
उनके वन के जो भी संसाधन थे उन पर जो भी वो एक्सेस था उनका, उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बोला कि आप ये नहीं कर सकते, आप वन्य संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। 19th सेंचुरी, इवन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब एक जगह खेती करना फिर दूसरी जगह जाकर खेती करना, ये जो था ट्राइबल प्रोसेस था, इसको पूरे तरीके से बैन ही कर दिया गया। ठीक है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया इवन। ठीक है, और ऊपर से सरकार ने अपनी मोनोपोली बना ली फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर 19th सेंचुरी में, और फाइनली ट्राइबल लोगों को फोर्स्ड लेबर में झोंक दिया गया। उनको, जब उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कानून उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज नहीं करने देता, फॉरेस्ट का एक्सेस नहीं देता, तो दे वर फोर्स्ड इनटू फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कहेंगे। ठीक है, यही सारी चीजें जो मैंने बताई, इसको आप मेन बॉडी में डाल सकते हैं। तो कंक्लूजन, ट्राइबल कम्युनिटीज इम्पोवरिश्ड, रीजन forest were seized by British government and they were given restricted access to forest without using the forest produce. ठीक है, उसके अलावा if you are using forest produce then it was criminalized. ठीक है, और finally जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो people were thrown into forced labor. ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यही चीजें हैं यहां पर भी जो दूसरे कंक्लूजन में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड colonial एजुकेशन पॉलिसीज इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिड दे जनरेट फ्रॉम इंडियन रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स। ठीक है, अब colonial एजुकेशन पॉलिसी पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने देखा पीजेंट कंडीशंस पे, एक क्वेश्चन देखा ट्राइबल कंडीशंस पे, ये क्वेश्चन है colonial एजुकेशन पॉलिसीज पे। हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड व्हाट रिस्पॉन्सेज डिड दे जनरेट फ्रॉम इंडियन रिफॉर्मर्स एंड लीडर्स। मतलब पहली बात तो कॉलोनियल पॉलिसीज एजुकेशन को लेके जो है उसने कैसे भारतीय समाज पर असर डाला, और दूसरा कि जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे और लीडर्स थे उनका क्या जो है वो नजरिया था या क्या रिस्पॉन्स था कॉलोनियल एजुकेशनल पॉलिसी को लेके। ठीक है, तो वो हमने यहाँ डिस्कस करना है। पहला, इंट्रोडक्शन में एस्पेक्ट्स हम यहाँ सारे बताएंगे कॉलोनियल एजुकेशन के। पहला, कॉलोनियल कंट्रोल फोकस ऑन क्रिएटिंग लॉयल एलीट। मतलब मकसद क्या था, मैकॉले की आप 1835 की जो उसका डिक्लेरेशन था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लीग ऑफ पीपल हु शुड वर्क फॉर अस, जिनके टेस्ट प्रेफरेंसेस जो हैं वो ब्रिटिश लोगों के जैसे हो। ठीक है, बट कलर इंडियन हो। तो इसीलिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को बनाया था। मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इंटरेस्ट के लिए काम कराना, उसके लिए वो एजुकेट कर रहे थे। ठीक है, बट वर्सेस नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस, अब बेसिकली अब दूसरी तरफ ये नजरिया था नेशनलिस्ट का कि उन्होंने उसको यूज किया टू एनलाइटन देमसेल्व्स। ठीक है, टू बिकम सेल्फ अवेयर अबाउट देयर राइट्स। तो बहुत सारी चीजें उसी की वजह से पॉसिबल हुई। उन्होंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखा। उन्होंने देखा कि एजुकेशन के जरिए वो समझ पाए कि ब्रिटिश आर मोर लॉजिकल इन देयर अप्रोच व्हाइल डीलिंग विद द रिलीजन। तो वो एक चीज जो लोगों को समझ में आई फर्स्ट, एंड दे आर डीलिंग मोर लॉजिकली इन देयर सोसाइटी एंड दे आर गिविंग इक्वल राइट्स टू देयर पीपल। तो वो यहाँ पर जो है वो नेशनलिस्ट एक रिस्पॉन्स था। और साथ ही के पीपल शुड हैव देयर सेल्फ रूल एंड सेल्फ लॉज इम्पोज्ड ऑन देम। ठीक है, तो उनका सेल्फ रूल होना चाहिए और सेल्फ लॉज होने चाहिए। ये भी चीज उन्होंने उसी से जानी, एंड दिस रिजल्टेड इन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कि भाई ये सारे हमारे हक हैं जो आप हमें नहीं दे रहे। ये एजुकेशन से ही पता लगा, और उसी की वजह से फिर जो है वो यूनाइटेड रेजिस्टेंस भी जो है वो पैदा हुआ। तो मतलब ऑल्दो colonial mindset of giving education was to create elite loyal people but not giving intellectual knowledge to the people, but वो हुआ और उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी शुरू हुआ, सेल्फ रूल का आइडिया भी जनरेट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम colonialism to nationalism। colonial रूल अगर हम ये कहें तो उसने वेस्टर्न आइडियल्स इंपोज किए। एजुकेशन भी भारत में लाई गई, जैसे इंग्लिश, साइंस और जो है वो लिबर्टी के आइडियाज बेसिकली लोगों तक पहुंचे। एलीट क्लास जो थी एजुकेटेड इंडियंस की वो बननी शुरू हुई, जो पढ़े लिखे थे, और इन्होंने ये जाना कि भाई इफ पीपल इन ब्रिटेन हैव सर्टेन राइट्स, दे आर ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी एंड
दे आर बीइंग सेल्फ गवर्न्ड बाय देयर ओन पीपल. सो यही चीजें इंडिया के लोगों ने भी डिमांड करनी शुरू कर दी और दैट रिजल्टेड इन नेशनल रेजिस्टेंस. ठीक है, अब मेन बॉडी में सबसे पहला जैसे मैंने बताया था मैकॉलेज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जिसने ये कहा कि वी विल प्रोवाइड इंग्लिश एजुकेशन टू दोज who will work for us and they will become loyal to us, तो we will use them as our asset. तो उसके लिए उन्होंने limited resources खर्च करने की बात कही थी. But in 1854 there was a shift from that policy when with Wood's dispatch the British East India Company government accepted that it is our responsibility to give education to every section of the society and should educate each and every people of the society despite their class, despite their usability for us. तो उसके अलावा उसके बजाय हमें सबको जो है वो एजुकेट करना होगा. पहली बार वुड्स डिस्पैच में मास एजुकेशन का प्रॉमिस किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट 1857. In 1857 three major universities were established in three major presidencies, Calcutta, Bombay and Madras. ठीक है, in the same year in which revolt took place. ठीक है, in 1886 organization like Arya Samaj founded which established DAV schools and colleges और जिसने एजुकेशन को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया. In 1901 Tagore's Shanti Niketan was established which later transformed into Shanti Niketan और यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो वो भी हुआ. In 1905 स्वदेशी मूवमेंट स्पार्क्ड, स्वदेशी मूवमेंट उभरा और इसने क्या किया कि एक नई तरीके की लहर लेके आया जिसमें वी फोकस्ड ऑन इंडिजीनियस स्कूल्स एंड नेशनल स्कूल्स, जिससे ब्रिटिश एजुकेशन की जरूरत ही ना पड़े. 1911 में एलिमेंट्री एजुकेशन बिल पास किया गया जिसके जरिए प्रपोज किया गया, बेसिकली ऑल्दो पास नहीं हुआ, इसमें यह प्रपोज किया गया था दैट गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग ईच एंड एवरी पर्सन बोर्न इन द कंट्री. तो वो सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बट वो उन्होंने नहीं किया. बस एक रेजोल्यूशन लिया था, हार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ 1913, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट दे आर मेनी इन इंडिया विच आर अनएजुकेटेड बट दे kept themselves away from taking responsibility of educating the masses. ठीक है, तो वो उन्होंने उससे दूर रहा. ठीक है, तो ये था ओवरऑल. अगर हम देखें तो क्या एवोल्यूशन हुआ एजुकेशन में और कैसे जो है वो बेसिकली अलग अलग जो है उस समय पर पॉलिसी चेंज होती रही. ठीक है, और कैसे उस समय जो उस समय के जीवन पर असर हुआ वो भी यहां पर आप डाल देंगे. अब कंक्लूजन में colonial education has dual legacy. अब देखो, पहली बात वही लॉयल सर्वेंट्स बनाने की कोशिश थी, मास लिटरेसी को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फ्यू पीपल हु कैन वर्क फॉर देम. ठीक है, दूसरी तरफ नेशनलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट्स जो शुरू हुए खासतौर पे आर्य समाज जैसे या फिर और जो दूसरी संस्थाएं थी जो देसी जो एजुकेशन को प्रमोट करने लगे थे, स्पेशली आफ्टर 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, और फाइनली ब्रिटिश एजुकेशन के को क्रिटिसाइज भी किया गया जो सिर्फ सब्जेक्टिव थी और जो जिसके ऑब्जेक्टिव सिर्फ एलीट क्लासेस को एजुकेट करना था, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया. और रिफॉर्मर्स ने उसको यूज किया फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट एंड यूजिंग इट एज टूल टू गेन स्वराज. ठीक है, तो वो आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिसंस. अब ये भी हमने थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन में पीछे डिस्कस किया कि कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिसंस पे थे उन पर उन्होंने क्या असर डाला और हाउ दे रिएक्ट टू देयर डिक्लाइन. फिर क्या किया उन लोगों ने जब आर्टिसनल जो प्रोडक्ट थे वो उनकी वैल्यू नहीं बची और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई, तो फिर उसके प्रति किस तरीके से जो है वो रिएक्ट किया ब्रिटिश सरकार ने. ठीक है, तो पहला तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट. ठीक है, और दूसरा हाउ डिड दे रिएक्ट टू देयर डिक्लाइन. तो उसके डिक्लाइन के बाद उन्होंने क्या लोगों के अपलिफ्टमेंट की कोशिश की, तो वो आपको यहां पर डिस्कस करना है. पहला इंट्रोडक्शन में आप
फ्रॉम आर्टिसन हब टू एम्पावरिशमेंट, जहां भारतीय हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थ्राइविंग स्टेट में थे व्हेन ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया एंड दे वर वर्ल्ड रिनोड प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इंडियन क्राफ्ट, लोकल क्राफ्ट वाज फ्लोरिशिंग, अच्छी तरीके से उभर रहा था, बट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी उसने हेवी ड्यूटीज इंपोज कर दी, और फ्री ट्रेड मतलब ब्रिटिश वर अलाउड टू dump all their manufactured products into India without any restrictions, without any limits. So this made Indian local handicrafts vulnerable. और vulnerable क्या? They were destroyed completely. ठीक है? And it resulted in mass unemployment. ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में ये. Next, from artisans to raw material supplier, जहां पहले we used raw materials for manufacturing articles and products, but colonial policies ने क्या किया कि they favored British interest. Unfair competition, cheap machine made goods were thrown into Indian markets, they were flooded, ठीक है, और नतीजा था Indian artisans crippled, और finally resulted in deindustrialization of Indian handicrafts. तो अब जब आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, आप रॉ मटेरियल से मेहनत करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा है कि you should sell your raw material to anybody else, ठीक है. तो वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स उसके लिए तैयार थे. they were targeting Indian raw material products और they were giving very less amount of money for it, और उसकी वजह से हो क्या रहा था कि कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं जब लोगों के पास, तो they were forced to sell their raw material, तो they became raw material supplier only, ठीक है. Next, causes of artisan decline in colonial rule. High taxes on Indian artisanal products, एक तो ये रीजन था. Free trade, this allowed British to dump their goods into India and they were flooded in Indian markets, ठीक है. तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज थी. रेवेन्यू पॉलिसीज में कैश क्रॉप फार्मिंग को ज्यादा बढ़ावा दिया गया. ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिनसे ज्यादा पैसा मिले उसको उगाने के लिए जो है वो ज्यादा बढ़ावा दिया गया, और हाई लैंड रेवेन्यू जो इंपोज किया गया. नतीजा ये था कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो डिसरप्ट हो गई, और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल बनाया जाता था वो तो कोई उगा ही नहीं रहा था, क्योंकि दे वर नॉट बीइंग सोल्ड एट ह्यूज प्रॉफिट्स, तो वो उगाया ही नहीं जा रहा था. रिसोर्स डिप्लीशन, रॉ मटेरियल बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाने लगा, खास तौर पे क्यों? क्योंकि जब उससे कोई और प्रोडक्ट बन नहीं रहा तो देन इट इज गुड दैट इट शुड बी एक्सपोर्टेड, और उसमें भी एट वेरी चीप प्राइसेस, ठीक है. तो पेट्रनेज खत्म हो गया धीरे धीरे. वो आर्टिसंस जो एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाते थे, जो उन जिनकी मार्केट में वैल्यू थी, वो खत्म ही हो गया पूरे तरीके से. और कंपनी स्टार्टेड मोनोपोलाइजिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन इंडिया, एंड फाइनली इंडियन पीपल वर फोर्स्ड टू सेल देयर रॉ मटेरियल एंड दे बिकेम ओनली रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है. वही सारी चीजें. तो फाइनली आप सम अप इसी तरीके से कहेंगे कि अब इन सब चीजों का असर क्या हुआ, वो लास्ट में आप देखो वही सारी चीजें आप यही कहेंगे कि पहली चीज कि आर्टिसनल ग्लोरी थी इंडिया में, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, ठीक है, बट इट वाज क्रश्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज. पीपल वर फोर्स्ड टू अडैप्ट एंड दे स्टार्टेड सेलिंग देयर रॉ मटेरियल, ठीक है, बट their conditions were declining, they were not gaining any economic benefits, so it started a sort of resistance in Indian people, and this resulted in national economic struggle. People started realizing that British policies has negatively impacted us, और उसकी वजह से national economic struggle शुरू हुआ, ठीक है. तो these were the 10 questions we discussed, ठीक है. अब ये है आपके जो क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग हम यहाँ ठीक कर लेते हैं. तो दीज आर 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ थोड़ा सा नंबरिंग का इशू हो गया, ठीक है. दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच यू कैन अटेम्प्ट एट योर होम, और यू कैन कम टू आवर सेंटर्स एट शिमला संजौली और आवर चंडीगढ़ सेंटर एट सेक्टर 25D चंडीगढ़. दोनों ही केंद्रों पर आप आ सकते हैं, वहाँ आके अपना एग्जाम लिख सकते हैं और वहाँ पर अपना आंसर सबमिट करा सकते हैं. फिर हमारी टीम आपको फीडबैक देगी. और ऐसे ही आप इस ईमेल आईडी पर जो ये है testcivilstaff@gmail.com, इस आईडी पर भी अपने आंसर्स जो हैं इन क्वेश्चंस के सबमिट कर सकते हैं. ये फाइल जिसमें क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट्स एंड मॉडल आंसर्स वो सारे हैं, वो आपको मिल जाएगी हमारे पोर्टल पर भी,
ठीक है। अभी आप इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप रजिस्टर करेंगे तो आप हमारे पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको सारे के सारे जो भी हमारे नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके इस ईमेल आईडी पर हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और हमारी टीम आपको वापस फीडबैक देगी और इनपुट्स भी, और ऐसा आप हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर भी कर सकते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, चंडीगढ़ सेंटर सेक्टर 25D और दूसरा सेंटर हमारा शिमला संजौली में, वहां पर भी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।